नमस्कार। दिनामी इकॉनमी में आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का विषय है ग्रोथ प्रॉब्लम, समृद्धि की समस्या। अर्थशास्त्र में बेसिकली ग्रोथ की समस्या तब उत्पन्न हुई जब अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया 1929 में। 1929 में अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया। उसका परिणाम ये हुआ कि जो अमेरिकन इकॉनमी थी वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट 23% बढ़ गया, जीडीपी 30% घट गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 47% कम हो गया और प्राइसेस 33% डाउन हो गए। तो जब अमेरिका जो दुनिया की सबसे विकसित अर्थव्यवस्था थी वहां पर इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई तो उसने पूरी दुनिया के इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज, जो यूरोप की इकोनॉमीज थी, जापान की, इन सब पर अपना प्रभाव डाल दिया। तो अर्थशास्त्रियों के बीच में इस बात पर बहस शुरू हुई कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि इस प्रकार की स्थिति का सामना ना करना पड़े, यानी कि इकोनॉमी में जो आउटपुट है वो घटने ना पाए, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ने ना पाए। तो इस समस्या को ही ग्रोथ प्रॉब्लम का नाम दिया जाता है। ऐसे भी जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल अगर बहुत ज़्यादा स्पीड से चलेगी तो हल्का सा ठोकर लगने पर भी डिसबैलेंस होकर गिर जाएगी। इसमें चालक को भी चोट आएगी और साइकिल को भी समस्या हो जाएगी, साइकिल भी टूट जाएगी। अगर बहुत स्लो साइकिल चल रही है तो वही बात होगी, 9 दिन चढ़े हाई होश। तो एक सामान्य स्पीड होनी चाहिए। वही बात अर्थव्यवस्था के लिए होती है कि जब हम ग्रोथ प्रॉब्लम की बात करते हैं तो हमें यह समझना होता है कि इकोनॉमी का जो जीडीपी है या जो आउटपुट है वो किस गति से आगे बढ़े जिससे अर्थव्यवस्था लगातार उस गति को मेंटेन किए रहे, ना तो ओवर स्पीडिंग हो जाए, बहुत तेजी से आगे बढ़ जाए, और ना ही बहुत धीमे गति से आगे बढ़े। तो वो स्पीड आखिर क्या होनी चाहिए, उसी को हम इक्विलिब्रियम ग्रोथ रेट या संतुलन की वृद्धि दर कहते हैं। तो ग्रोथ की समस्या में हमें सबसे पहले जो विचार करना होता है वो ये होता है कि इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट की जो भूमिका है वो दोहरी होती है। एक तरफ जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके कारण प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ती है। दूसरा, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लोगों को रोजगार मिलता है जिससे उनकी इनकम बढ़ती है। इनकम बढ़ने के कारण लोग पैसा खर्च करते हैं वस्तुओं पर, सेवाओं पर, तो डिमांड भी बढ़ती है। जैसे मान लीजिए कि आपने 8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके मिठाई की दुकान खोली, कई दुकानें आपने खोल दिया, उसके कारण जो उत्पादन मिठाई का होगा वो 2 लाख रुपए का होगा। 8 लाख रुपए की मिठाई की दुकान खोले, इसके कारण 2 लाख रुपए की मिठाई का प्रोडक्शन हुआ, यानी कि इतनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी हमारी बढ़ गई। इस 8 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से लोगों को 8 लाख रुपए मिलेंगे। आप कहीं पर किराए पर घर लेंगे, सामान खरीदेंगे, मिठाई बनाने के लिए लोगों को रोजगार देंगे, तो उन लोगों की इनकम भी 8 लाख रुपए हो जाएगी। अब इस 8 लाख रुपए में से लोग पैसा खर्च करेंगे, मिठाई खरीदने पर भी खर्च कर सकते हैं, बहुत सी सारी चीजों पर खर्च करें। मान लीजिए कि ये जो 8 लाख रुपए की इनकम बढ़ी है इसमें से ये लोग 1,80,000 रुपए मिठाई के ऊपर खर्च कर रहे हैं। अब यहां समस्या देखिए कि मिठाई का उत्पादन बढ़ा है 2 लाख रुपए का और मिठाई की मांग कितनी आ रही है, 1,80,000। यानी कि ये स्थिति ऐसी आ रही है कि जिसमें जो डिमांड है वो सप्लाई से कम है। अगर यही बात पूरी इकोनॉमी के स्तर पर हम ले जाएं तो हम ये कहेंगे कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम हो गई। तो यहां ये निष्कर्ष हुआ कि यहां पर हमने ओवर इन्वेस्टमेंट कर दिया है, इतना इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहिए था। दूसरी स्थिति में आइए, आपने 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किए मिठाई की दुकान पर, इसके कारण 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के कारण लोगों की इनकम 4 लाख बढ़ जाएगी। जैसा मैंने पहले कहा कि मिठाई बनाने वालों को काम पर लगाना पड़ेगा, किराए पर सामान लेना पड़ेगा, मिठाई बनाने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स लगते हैं उनकी जरूरत पड़ेगी, तो उन सबको 4 लाख रुपए का पेमेंट हुआ, ये हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ।
अब इसके कारण जो मिठाई का प्रोडक्शन है वो 1 लाख रुपए का प्रोडक्शन बढ़ गया। तो अब यहां प्रोडक्टिव कैपेसिटी हमारी 1 लाख रुपए की बढ़ी है। ये जो 4 लाख रुपए लोग पा रहे हैं, इसमें से इन लोगों ने 1 लाख रुपए मिठाई के खरीदारी पर खर्च कर दिया, यानी कि जो डिमांड है मिठाई की वो 1 लाख रुपए बढ़ी। प्रोडक्टिव कैपेसिटी मिठाई की 1 लाख रुपए बढ़ी है, एडिशनल 1 लाख रुपए की मिठाई प्रोड्यूस हो रही है और 1 लाख रुपए की डिमांड बढ़ी है। यहीं पे यहां पर जो डिमांड है वो सप्लाई के बराबर होगी। या इकोनॉमी के लेवल पर जब हम यही बात ले जाएंगे तो हम कहेंगे कि एग्रीगेट डिमांड बराबर एग्रीगेट सप्लाई। तीसरी कंडीशन है, यहां पर आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं मिठाई बनाने के लिए। इन 2 लाख रुपए का परिणाम हुआ कि 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा मिठाई का प्रोडक्शन हो रहा है और इनकम लोगों की 2 लाख बढ़ी है। अब ये जो 2 लाख लोगों की इनकम बढ़ी है, ये मिठाई पर खर्च कर रहे हैं 80,000 रुपए। अब यहां पर देखिए कि मिठाई का उत्पादन बढ़ा है 50,000 रुपए, मिठाई पर खर्च बढ़ा है 80,000 रुपए, तो यहां पर अब डिमांड जो है वो सप्लाई से ज्यादा होगी। डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो गई। इकोनॉमी के लेवल पर जब हम यही बात ले जाएंगे तो हम कहेंगे कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो गई। अब इन तीनों स्थितियों को देखिए। इस केस में, पहले वाले केस में हमने ओवर इन्वेस्टमेंट कर दिया है, इसका परिणाम हुआ कि इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कम है, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है। यहां पर इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी जनरेट हो जाएगी, एक्सेस कैपेसिटी जनरेट हो जाएगी और इसके कारण इकोनॉमी में डिफ्लेशन की स्थिति आएगी, कीमतें घटने लगेंगी। ये स्थिति अगर बनती है। तीसरी वाली स्थिति, ये स्थिति, यहां पर जो डिमांड है वो सप्लाई से ज्यादा है। यहां पर डिमांड सप्लाई से ज्यादा होने के कारण प्राइसेस बढ़ने लगेंगे, इन्फ्लेशन की कंडीशन आ जाएगी। यानी कि इकोनॉमी में अंडर कैपेसिटी है, जितना प्रोडक्शन की जरूरत है उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। बीच वाली जो स्थिति है हमारी, ये वाली स्थिति, जब डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हैं, यानी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, यही बेस्ट स्थिति है। इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, कि इकोनॉमी जो है वो संतुलन की स्थिति में। तो हमारे इस एग्जाम्पल में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 4 लाख अगर होता है तो इसके कारण इकोनॉमी में जो डिमांड जनरेट होगी और जो एडिशनल प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्रिएट होगी वो दोनों एक दूसरे के बराबर रहेंगे और इकोनॉमी में कोई समस्या नहीं आएगी। यहाँ एक दुकान के बदले अगर हम पूरी इकोनॉमी पर यही बात करें तो ये जो तीसरी वाली स्थिति है वो स्थिति इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम के लिए सही है, क्योंकि इसमें ना तो अंडर कैपेसिटी है और ना ही ओवर कैपेसिटी, कोई स्थिति नहीं है। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन इसको हम कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है कि ग्रोथ रेट जो है वो मेंटेन हम कैसे करें। उसके लिए जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट का स्तर ये हो जिससे इन्वेस्टमेंट के कारण डिमांड में जो चेंज आ रहा है और सप्लाई में जो चेंज आ रहा है वो दोनों एक दूसरे के बराबर हो। चेंज इन डिमांड शुड बी इक्वल टू चेंज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी। ये शर्त होती है इक्विलिब्रियम ग्रोथ प्राप्त करने के लिए। अब इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, जैसा हमने पहले कहा कि 29 में ग्रेट डिप्रेशन शुरू हुआ, उसके बाद ग्रोथ प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स में एक महत्वपूर्ण प्रॉब्लम के रूप में सामने आई और इसका सलूशन देने के लिए तमाम सारे मॉडल दिए गए, जैसे डोमर मॉडल, हैरेड मॉडल, नियो क्लासिकल मॉडल, रॉबिन्सन मॉडल। तमाम मॉडल जो हैं इस समस्या का समाधान करने के लिए दिए गए। सबका उद्देश्य केवल एक है कि आखिर वो रेट ऑफ ग्रोथ इकोनॉमी का क्या हो जिस रेट ऑफ ग्रोथ को हम लगातार लंबे समय तक मेंटेन कर पाए। अगर जरूरत से ज्यादा ग्रोथ होगा तो इकोनॉमी डिस्टेबलाइज हो जाएगी, लंबे समय तक चल नहीं पाएगी। ग्रोथ रेट बहुत कम होगा तो वो उसके कारण हम अपने लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें इक्विलिब्रियम ग्रोथ रेट को प्राप्त करना होता है। यही ग्रोथ प्रॉब्लम है जिसमें जो मुख्य भूमिका है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट का स्तर क्या हो।
क्योंकि इन्वेस्टमेंट से ही डिसाइड होता है कि आपकी एडिशनल प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या होगी और जो इनकम जनरेट होगी उसके कारण डिमांड में कितनी वृद्धि होगी। वीडियो पर अपनी राय अवश्य दीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।